नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग में। और जैसा कि मैं आपको स्टूडेंट बायोलॉजी क्लास 12 का सेट हल कराने जा रहा हूं, मॉडल पेपर, जिसमें मैंने आपको स्टूडेंट सेट नंबर 2 तक तो फाइनल करा दिया था। स्टूडेंट हम चलेंगे आज सेट नंबर 3 की तरफ कि सेट नंबर 3 के हमारे कौन कौन से क्वेश्चन है और क्या कह रहे हैं, चल रहे हैं। स्टूडेंट चलते हैं। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, नंबर 1 का क्या कह रहा है हमारा कि आवृत बीजी पौधे का भ्रूण पोष होता है। क्या कह रहा है नंबर 1 का आवृत बीजी पौधे का भ्रूण पोष होता है। ठीक है स्टूडेंट। नंबर 1 है द्विगुणित, नंबर 2 है बहुगुणित, नंबर 3 त्रिगुणित और नंबर 4 स्टूडेंट अगुणित। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टूडेंट त्रिगुणित। क्या हो जाएगा? त्रिगुणित, यानी 3n। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 3n लिख सकते हैं। द्विगुणित को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? 2n। और स्टूडेंट ये क्या हो जाए? बहुगुणित। बहुगुणित का मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है स्टूडेंट। अगुणित का मतलब n होता है। क्या होता है? अगुणित का मतलब n। इसमें बहुगुणित बहुत सारे n। ठीक है स्टूडेंट। तो द्विगुणित द्विगुणित इसका राइट आंसर नहीं होगा। ना तो स्टूडेंट बहुगुणित होगा, ना तो अगुणित होगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? त्रिगुणित, 3n। क्या लिख सकते हैं इसको? 3n भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक का खा कह रहा है हमारा स्टूडेंट कि मंगोली जड़ता किसके कारण होती है। क्या कह रहा है? मंगोली जड़ता किसके कारण होती है। नंबर 1 है लिंग गुणसूत्र की एकल सूत्रता। नंबर 2 स्टूडेंट 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकल सूत्रता। और नंबर 3 लिंग गुणसूत्रों की एकाधी सूत्रता। और नंबर 4 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधी सूत्रता। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टूडेंट चौथा नंबर। कौन सा हो जाएगा? चौथा नंबर। क्या हो जाएगा कि 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधी सूत्रा, एकाधी सूत्रता। क्या स्टूडेंट? एकाधी सूत्रता, ना कि एकल सूत्रता। आप ये बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि आप एकल सूत्रता और एकाधी सूत्रता में बहुत ही फर्क होता है स्टूडेंट। क्या होता है? बहुत ही फर्क होता है। तो इसमें इसीलिए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा 21वीं जोड़ी की अलिंग सूत्रों की एकाधी सूत्रता। यही है इसका राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट एक का गा की तरफ। एक का गा हमारा कह रहा है स्टूडेंट, एक का गा कह रहा है कि डेंगू यानी मतलब हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। क्या कह रहा है? डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, इसका जो वाहक है स्टूडेंट वो है एडीज मच्छर। कौन? एडीज मच्छर, मादा एडीज। एडीज मच्छर जो होती है वही इसका वाहक होती है, ना कि क्यूलेक्स, ना कि स्टूडेंट एनोफिलीज। ये नहीं होते। कौन होती है? एडीज मच्छर। एडीज मच्छर ही क्या होती है? हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। क्यूलेक्स जो है स्टूडेंट ये मच्छर इस तरह का होता है, अगर ये चबा लेता है तो स्टूडेंट पाँव बहुत ही फूल जाया करता है, इसे हम कहते हैं हाथी पाँव। यही होता है स्टूडेंट क्यूलेक्स मच्छर। तो इस मैं बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टूडेंट एडीज मच्छर। क्या हो जाएगा? एडीज मच्छर। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखिए स्टूडेंट, कह रहा है एक का घा, कह रहा है एक का घा आनुवांशिकता यानी मतलब क्या कह रहा है? आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। नंबर 1 बीटी कपास, नंबर 2 बीटी मक्का, नंबर 3 गोल्डन राइस और नंबर 4 इनमें से सभी। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक का घा का वो हो जाएगा चौथा। कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा स्टूडेंट। मैं बता दूं ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। गोल्डन राइस आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विटामिन ए किस चावल में सबसे अधिक मात्रा होती है। विटामिन ए की मात्रा किस चावल में सबसे अधिक होती है? तो स्टूडेंट मैं बता दूं गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में विटामिन ए बहुत ही भरपूर मात्रा मिलता है। किसमें? गोल्डन राइस में। ये आपने स्टूडेंट आपके दुकानों भी मिलता है। कौन? गोल्डन राइस चावल। तो ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट 2 का क्या कह रहा है? अनिषेक फलन क्या है समझाइए। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, अनिषेक फलन जो है ये हेडिंग है स्टूडेंट। मैं पिछले वीडियो में करा चुका था स्टूडेंट, मैं यहाँ पर नहीं कराऊंगा। इसके बाद हम चलेंगे स्टूडेंट, हम क्योंकि ये हेडिंग है स्टूडेंट जो पिछले वीडियो में हो चुकी है, इसलिए मैं यहाँ नहीं कराऊंगा। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। आप इसके बाद चलेंगे हम 2 का खा की तरफ कि आनुवांशिक कूट की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। क्या कह रहा है? आनुवांशिक कूट की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो डाल लेना स्टूडेंट। उत्तर में नंबर 1 है स्टूडेंट त्रिककूट। क्या है? त्रिककूट। तो तीन क्षारकों का त्रिक का मतलब क्या है स्टूडेंट? तीन क्षारकों का क्रम एक अमीनो अम्ल का कूट होता है। क्या होता है? 3 क्षारकों का क्रम एक अमीनो अम्ल का क्या होता है? कूट होता है। नंबर 2 स्टूडेंट, नंबर 2 है हमारे पास असंदिग्ध कूट। क्या है नंबर 2? असंदिग्ध कूट। इसमें लिख रहे हैं स्टूडेंट एक विशेष कूट सदैव एक निश्चित अमीनो अम्ल को ही कूट करता है। क्या है स्टूडेंट? एक विशेष कूट सदैव एक निश्चित अमीनो अम्ल को ही कूट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलते हैं।
तो चलते हैं पे स्टूडेंट। 2 का ग कह रहा है हमारा कि लीडिंग कोशिकाओं के क्या कारण है, क्या कह रहा है, लीडिंग कोशिकाओं के क्या कारण हैं। उत्तर डाल लेना स्टूडेंट। इसमें लिखना है आपको, लीडिंग कोशिकाओं का प्रमुख कार्य टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करना है। क्या इसका प्रमुख कार्य, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करना है। मैं बता दूं स्टूडेंट, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है किसमें पाया जाता है, नर में पाया जाता है। किसमें, नर के वृषण से उत्पन्न होया करता है स्टूडेंट। इनका प्रमुख कार्य क्या होता है, लीडिंग कोशिकाओं का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण करना है स्टूडेंट। किसका, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, यही इसका प्रमुख कार्य स्टूडेंट, यही इसका राइट आंसर भी है। इसके बाद हम चलेंगे और मैं बता दूं स्टूडेंट, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किन में पाया जाता है, नर में पाया जाता है स्टूडेंट, ना कि मादा में। एस्ट्रोजन हार्मोन किस में पाया जाता है, मादाओं में पाया जाता है। ये आप बहुत अच्छी तरह से याद रखना स्टूडेंट, ठीक है। तो चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए स्टूडेंट, 2 का घा कह रहा है हमारा, 2 का घा, रक्त समूह ए वाली माँ और रक्त समूह ओ वाले पिता के बच्चों में किस प्रकार का रक्त समूह संभव होगा। तो स्टूडेंट आपको उत्तर डाल लेना। उत्तर में लिखना है कि बच्चों में रक्त समूह ए और ओ दोनों ही संभव होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट, बच्चों में रक्त समूह ए और ओ दोनों ही होंगे। ओ को क्या कहता है स्टूडेंट, ओ को कहता है दाता परमाणु, ये सॉरी, ओ को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, दाता कहा जाता है। क्योंकि ये क्या, इसका जो रक्त समूह होता है इस स्टूडेंट, रक्त इसका रक्त जो होता है, आप किसी को भी व्यक्ति को क्या करते दे सकते हैं, ओ को, मगर ओ स्टूडेंट किसी से ले नहीं सकता, ठीक है ना। ओ सबको दे सकता है, इसीलिए स्टूडेंट इसको क्या कहा जाता है, दाता कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, दाता भी कहा जाता है, ठीक है। आप इसके बाद चलेंगे स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलते हैं। तो देखिए प्रश्न 2 का अंग कह रहा है प्रिय स्टूडेंट कि वाहित मल क्या है, प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच मुख्य अंतर लिखिए। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, जो वाहित मल है मैं बहुत ही अच्छी तरह से पिछले वीडियो में बता चुका था, आप वहां से जाकर देख सकते हैं वाहित मल क्या है। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच मुख्य अंतर, आज इसकी बात करेंगे। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, हम वाहित मल में मैंने आपको यहाँ से बता भी दे रहा हूँ वाहित मल है क्या, कि जल में व्यर्थ अपशिष्ट पदार्थों, क्योंकि स्टूडेंट मैं आपको यहाँ बता भी दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में तो आप देख तो सकते भी हैं, मगर मैं यहाँ पर बताए भी दे रहा हूँ कि जल में व्यर्थ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मल मूत्र आदि के मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। क्या लिखा है स्टूडेंट, कि अगर जल में व्यर्थ अपशिष्ट पदार्थ है जैसे मल मूत्र आदि के मिलने से जल क्या हो जाता है, हमारा प्रदूषित होता है, खराब हो जाता है, जल खराब हो जाता है, यानी प्रदूषित हो जाता है। यह वाहित मल क्या कहलाता है, क्या कहलाता है स्टूडेंट, वाहित मल कहलाता है। उपचार स्टूडेंट प्राथमिक उपचार में लिखना है कि इस चरण में मुख्यतः बड़े छोटे कणों को भौतिक क्रियाओं जैसे अवसादन निस्यंदन आदि के द्वारा पृथक किया जाता है। किसके द्वारा स्टूडेंट, अवसादन निस्यंदन आदि के द्वारा पृथक किया जाता है। नंबर दूसरी द्वितीयक उपचार स्टूडेंट, इसमें सूक्ष्म जीवों जैसे जागलिया सीडोमोनास आदि का उपयोग किया जाता है। किसमें स्टूडेंट, द्वितीयक उपचार में। चलते हैं प्रिय स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलते हैं। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, 3 का क्या कह रहा है हमारा, 3 का क्या कह रहा है कि मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। क्या कह रहा है, मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, आपको उत्तर डाल लेना है। उत्तर में लिखना है स्टूडेंट कि जब F1 पीढ़ी के संकर पादपों में, क्या लिखना है, जब F1 पीढ़ी के संकर पादपों में स्वपरागण कराया जाता है। क्या स्टूडेंट, स्वपरागण कराया जाता है, तो द्वितीय पीढ़ी में पैतृक लक्षण 3:1 के निश्चित अनुपात में पृथक स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कितने, 3:1 के निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं। अतः प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर क्या हो जाते हैं, अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसे ही क्या कह देते हैं हम, मेंडल का पृथक्करण। पृथक का मतलब दो अलग अलग हो जाएं, जब क्या हो जाए स्टूडेंट, पृथक हो जाए, यानी मतलब अलग अलग हो जाएं, ठीक है ना। इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। किसे, पृथक्करण के नियम को, किसे, पृथक्करण के नियम को स्टूडेंट हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। आप बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा भी जा सकता है कि युग्मकों की शुद्धता का नियम किसे कहते हैं मेंडल के लिए। तो नंबर 1 अगर दे लेंगे आपको पृथक्करण के नियम,
ठीक है स्टूडेंट। आप प्रभाविता के नियम और आपको एक ऑप्शन दे सकते हैं कि 3-4 ऑप्शन दे देंगे स्टूडेंट, और वहाँ से आपको पूछ सकते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वहाँ पर पृथक्करण का नियम, क्योंकि पृथक्करण के नियम को ही स्टूडेंट क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलते हैं। तो देखिए पे स्टूडेंट 3 का खा कह रहा है हमारा कि वन्य जीव का संरक्षण क्यों आवश्यक है, सरकार द्वारा इनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ये स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको स्टूडेंट उत्तर डाल लेना। उत्तर में आपको लिखना वन्य जीव, क्या लिखना, वन्य जीव। तो आपको लिखना है स्टूडेंट प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीवों की, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीवों की दिनचर्या एवं उनका समजन वन्य जीव कहलाता है, वन्य जीवन कहलाता है। क्या स्टूडेंट, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीवों की दिनचर्या एवं उनका समझन वन्य जीवन कहलाता है। ये स्टूडेंट वन्य जीवन भी है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट, इसलिए कि वन्य जीवन भी पूछ सकता है, वन्य जीव भी पूछ सकता है, इसीलिए मैं आपको ये हेडिंग बता दिया है वन्य जीवन क्या है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम मिलेंगे यहाँ पर। देखिए कि वन्य जीव, ये स्टूडेंट क्या, वन्य जीव जो अपने प्राकृतिक आवास में स्वतंत्रता पूर्वक, किस तरह स्टूडेंट, स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के रहते हैं, बिना ही किसी मानवीय, किसके, मानवीय या मानवीय हस्तक्षेप के रहते हैं, वन्य जीव कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर आपको लिखना है सरकार के द्वारा वो जो कदम उठाए गए हैं। नंबर 1 है कि भारतीय संविधान में जंगली जंतुओं की शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। किस पर स्टूडेंट, जो भारतीय संविधान है हमारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लगाया गया है, जंगली जंतुओं के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद स्टूडेंट नंबर 2 वृक्षारोपण का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर चलाया जा रहा है। ये स्टूडेंट हमारे सरकार के द्वारा उठाए गए कदम थे। इसके बाद चलते स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट 3 का गा कह रहा है हमारे पेचिश के कारक लक्षण और बचाव के 2 उपायों के बारे में लिखिए। ये स्टूडेंट हमसे पूछ रहा है, आपको उत्तर डाल लेना, उत्तर में लिखना है स्टूडेंट कारक। तो इसका कारक होता है पेचिश रोग का स्टूडेंट एंट अमीबा हिस्टोलिट का, क्या होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिट का होता है। ये स्टूडेंट हमारे पेट में पाए जाते हैं, किस पर, पेट में, जो हमारी आंत होती है ना, उसी आंत में पाए जाते हैं। कौन स्टूडेंट, एंट अमीबा हिस्टोलिट का, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो स्टूडेंट ये कारक है किस पे, किसके, पेचिश रोग के। आपको डालें लक्षण में लिखना है स्टूडेंट, इसके लक्षण होते हैं पेचिश के। कब्ज, क्या होता है स्टूडेंट, कब्ज होता है। कोष्ठबद्धता भी कहते, इसे कहते हैं कब्ज भी कहते हैं। उदर पीड़ा और ऐंठन आदि, ये इसके क्या होते हैं, लक्षण होते हैं स्टूडेंट इसके पेचिश के, कि कब्ज होगा, क्या होगा इस स्टूडेंट, और क्या हो सकता है, उदर पीड़ा और ऐंठन भी हो सकती है, और आदि और भी सारे हो सकते हैं स्टूडेंट इसके लक्षण। इसके बाद लिखना है आपको बचाव के 2 उपाय। नंबर 1 है खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोने चाहिए। किसके उपाय हैं स्टूडेंट, पेचिश रोग के, क्या है कि खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोने चाहिए। नंबर 2 हमारे पास पानी की शुद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। ये स्टूडेंट इसके उपाय थे। इसके बाद चलते ही हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए प्रिय स्टूडेंट, हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 का घा वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए डीएनए मॉडल की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। वर्णन की आवश्यकता नहीं है। तो मैं बता दी स्टूडेंट, इसका जो यहाँ पर चित्र है स्टूडेंट, मैंने चित्र यहाँ पर एवरी आपको दिखाई दे रहा हूँ स्टूडेंट, आप यहाँ से देख सकते हैं इसका चित्र, बहुत ही सुंदर चित्र है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा डीएनए का पूरा ही स्ट्रक्चर है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, क्योंकि स्टूडेंट 2 ही ना है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर वाटसन और क्रिक का। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ की इसकी जो दूरी होती है कितनी होती है, 20 एंगस्ट्राम। कितनी होती है स्टूडेंट, 20 एंगस्ट्राम। 5 से 3 ये क्या स्टूडेंट, डीएनए का एक सीक्वेंस है। क्या है ये, डीएनए का एक सीक्वेंस है, 5 से 3। और स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक क्या स्टूडेंट, एटीजीसी क्या, ये क्या ये एडिनिन है, ये किससे मिला, थायमीन से। ये एडिनिन थायमीन से, यहाँ ये क्या स्टूडेंट, ग्वानिन साइटोसिन से मिला हुआ है। क्योंकि अगर यहाँ स्टूडेंट अगर वहीं पर आरएनए होता तो वो किससे मिलता, यूरेसिल होता है उसमें। तो स्टूडेंट यहाँ पर एटीजीसी आप बहुत ही अच्छी तरह याद कर सकते हैं एटीजीसी। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कितनी दूरी है, 34 एंगस्ट्राम। कितनी स्टूडेंट, 34 एंगस्ट्राम, ये देखिए। तो स्टूडेंट ये आप अच्छी तरह से ये
ये डबल हेलिक्स है स्टूडेंट, आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे अच्छी तरह से बना कर स्टूडेंट रट लेना, क्योंकि इतना भी कठिन नहीं है। चलते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलते हैं। तो देखिए पृष्ठ 3 का अंक कह रहा है हमारे प्रतिजैविक क्या है, किन्हीं 2 कवक प्रजातियों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। ये स्टूडेंट आपको उत्तर डाल लेना है और हेडिंग डाल लेना है प्रतिजैविक, लेकिन इसमें लिखना है स्टूडेंट विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न वे रासायनिक पदार्थ। क्या लिखना है, विभिन्न प्रकार के, अलग अलग विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न वे रासायनिक पदार्थ जो क्या स्टूडेंट दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सी हेडिंग स्टूडेंट। इसके बाद आपको लिखना है नंबर 1 कि स्टूडेंट रैमाइसिन, क्या लिखना है, रैमाइसिन को म्यूकर रैमोनियास नामक कवक से क्या किया था, प्राप्त किया गया था स्टूडेंट, ठीक है ना, उत्पादन किया गया था। नंबर 2 है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन को पेनिसिलियम नोटेटम कवक से क्या किया गया स्टूडेंट, उत्पादन किया गया था, ठीक है ना। इसमें वही तो कह रहा है 2 कवक प्रजातियों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। तो नंबर 1 स्टूडेंट रायमाइसिन को म्यूकर रैमोनियास नामक कवक से, और नंबर 2 पेनिसिलिन को पेनिसिलियम नोटेटम कवक से, ठीक है। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट 4 का हमारा कह रहा है कि आवृत बीजी पौधे के द्विनिषेचन की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। यही स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन कह रहा है, आपको स्टूडेंट उत्तर डाल लेना है। उत्तर में हेडिंग डालें द्विनिषेचन, और स्टूडेंट इसका वर्णन करना है हमें। चलिए देखते हैं इसका वर्णन कैसे करना है स्टूडेंट। आपको लिखना है सबसे पहले कि परागण के, क्या लिखना है, परागण के परिणाम स्वरूप परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। क्या होता है जब स्टूडेंट परागण होता है तो परागकण जो होते हैं स्टूडेंट, जब परागण होगा तो जब परागकण होते हैं कहाँ पर, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। कहाँ पर, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। कहाँ पर स्टूडेंट, कि परागण के परिणाम स्वरूप परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। परागकण अंकुरित होकर पराग नलिका बनाते हैं। क्या बनाते हैं, परागकण अंकुरित होकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट, पराग नलिका बनाते हैं। पराग नलिका में स्थित जनन कोशिका के विभाजन से 2 नर युग्मक बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट, 2 नर युग्मक बनाते हैं। पराग नलिका नर युग्मकों को भ्रूण कोश में पहुंचाती है। भ्रूण कोश में एक नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनाता है। इसको सत्य निषेचन या संयुग्मन कहते हैं। इसी को स्टूडेंट, ठीक है, ये यहाँ पर हेडिंग भी एक बन जाती है। तथा दूसरा नर युग्मक द्विगुणित यानी 2n द्वितीयक केंद्रक या 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रकों से मिलकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना लेता। इस क्रिया को त्रिसंलयन या त्रिसमेकन कहते हैं। आवृत बीजी पादपों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन को एक साथ मिलाकर द्विनिषेचन कहते हैं। मैं बता दूं स्टूडेंट, इसकी जो द्विनिषेचन की जो खोज है SG नवस्टिन ने की थी। किसने, SG नवस्टिन ने की थी। ये बहुत ही स्टूडेंट 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसे बहुत अच्छी तरह से नोट कर लेना। इसका स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट 4 का खा कह रहा है हमारा, 4 का खा कह रहा है कि अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए। क्या कह रहा है, अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, यह जो क्वेश्चन है अनिषेक फलन, ये भी पिछले वीडियो अनिषेक जो जनन है पिछले वीडियो में हो चुका था। और स्टूडेंट मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि का अच्छी तरह से मैंने वर्णन भी किया था स्टूडेंट पिछले ही वीडियो में, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। हम चलेंगे स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 का गा कह रहा है स्टूडेंट कि पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को उदाहरण सहित समझाइए और इसका महत्व लिखिए। ये स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन कह रहा है। हम चलते हैं स्टूडेंट अपने आंसर की तरफ। आपको क्या डालें स्टूडेंट, उत्तर में लिखना है आपको DNA का ऐसा खंड, क्या लिखा है, DNA का ऐसा खंड जो 5 से 3 और 3 से 5 पढ़ने पर समान हो उसे हम पैलिंड्रोमिक खंड कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए स्टूडेंट मलयालम, जैसे क्या, ये उदाहरण के लिए मलयालम। आप स्टूडेंट आप यहाँ से भी पढ़ेंगे तो मलयालम, आप उल्टा भी पढ़ेंगे तो स्टूडेंट मलयालम ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरह समझा रखा है। देखिए यहाँ पर क्या स्टूडेंट 5 से 3
और 3 से 5 ये क्या है स्टूडेंट, डीएनए का एक सीक्वेंस है। ये क्या है, एक डीएनए का सीक्वेंस है स्टूडेंट। ये क्या है, पैलिंड्रोमिक है। ये पैलिंड्रोमिक आप यहाँ से पढ़ेंगे GAATTC। आप इसको स्टूडेंट इसका जस्ट उल्टा भी पढ़ेंगे, जैसे CTTAAC। तो स्टूडेंट देख सकते हैं आप दोनों तरफ से पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही क्या सेम ही पढ़ेंगे आप, क्या होगा बिल्कुल जस्ट उल्टा ही तो है स्टूडेंट। आप चाहे इसको ऐसे कर सकते हैं, आप चाहे आप इसको इसे ऐसे कर सकते हैं। देखिए कि 5 से 3 और 3 से 5 जस्ट उल्टा ही तो है। ये डीएनए क्या सीक्वेंस है, ये क्या स्टूडेंट पैलिंड्रोमिक है। इसके बाद हम चलते हैं महत्व की तरफ। तो महत्व में क्या स्टूडेंट, इस क्रम का महत्व है, इसी क्रम का क्या स्टूडेंट, इस क्रम का महत्व है। यह है कि क्रम दोनों दिशाओं में समान पड़ता है। क्या स्टूडेंट, दोनों दिशाओं में समान पड़ता है, चाहे आप यहाँ से जाए या आप उल्टा भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, समान पड़ता है। यह प्रतिकृति, प्रतिलेखन और मरम्मत तंत्र की क्रियाओं के दौरान महत्वपूर्ण जो दिशात्मक है, यही स्टूडेंट इसका क्या था, महत्व था। हम इसके बाद चलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, चलते हैं। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट 4 का घा कह रहा है हमारा, मरुस्थलीय पादपों और जंतुओं के जंतुओं के अनुकूलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको स्टूडेंट यहाँ पर उत्तर डाल लेना है। उत्तर में हेडिंग डाल लेना पहली, मरुस्थलीय पादपों में अनुकूलन। ठीक है स्टूडेंट, आपको यहाँ पर लिखना है सबसे पहले कि जड़ें लंबी व अधिक विकसित होती हैं। कहाँ पर स्टूडेंट, जहाँ देखते हैं जो रेगिस्तान होता है वहाँ पर जल की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसीलिए उनकी जो जड़ें होती है पौधों की क्या होती है, जड़ें लंबी व अधिक विकसित होती हैं, जिनमें मूल रोम क्या पाए तो मूल रोम और तथा मूल गोप विकसित रहते हैं। तना कैसा होता है, कठोर होता है स्टूडेंट, वह गठीला होता है, बहुत ही मजबूत होता है, कठोर वह गठीला होता है। पत्तियां छोटी होती हैं स्टूडेंट, जैसे हमारी नागफनी होती है, तो पत्तियां क्या होती है स्टूडेंट, बहुत ही छोटी होती है, बड़ी नहीं होती, क्योंकि पत्तियां अगर बड़ी होंगी तो ट्रांसपायरेशन वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा ही मात्रा में होने लगेगी जल का, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं पत्तियां भी कैसी होती है, छोटी होती है कि वाष्पोत्सर्जन कम हो, तो पत्तियां छोटी या रूपांतरित हो जाती हैं। उदाहरण में है जैसे नागफनी में पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। क्या होता है, जो नागफनी होती है स्टूडेंट रेगिस्तान में, नागफनी में पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं तथा चपटा काममांसल तथा हरा हो जाता है, जिसे पराभ स्तंभ कहते हैं। स्टूडेंट इसके बाद आपको हेडिंग डालेना है, मरुस्थलीय जंतुओं में अनुकूलन। क्या स्टूडेंट, मरुस्थलीय जंतुओं में अनुकूलन नंबर है स्टूडेंट, यहाँ पर लिखना है आपको। मरुद्भिद जंतु जल की आवश्यकता की पूर्ति आंतरिक वसा के ऑक्सीकरण से पूरी करते हैं, यही इसका मेन पॉइंट है। क्या स्टूडेंट, मरुद्भिद जंतु जो होते हैं, जो जंतु होते हैं, जीव जंतु जानवर जंतु जल की आवश्यकता की पूर्ति आंतरिक वसा यानी वो फैट के ऑक्सीकरण से पूरी करते हैं। इसके बाद लिखना है, कंगारू चूहा अपने उपापचय द्वारा बने जल पर निर्भर रहता है, यह कभी जल नहीं पीता। कौन स्टूडेंट, कंगारू और चूहा, ये कभी जल नहीं पीते। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, कई जंतुओं में मूत्र को सांद्रित यानी वो गाढ़ा करने की क्षमता होती है, जैसे ऊँट जो होता है स्टूडेंट वो बिल्कुल सांद्रित पेशाब करता है, ना कि बिल्कुल डाइल्यूट यानी वो तनु नहीं करता, ये बहुत ही गाढ़ी पेशाब करता है। कौन स्टूडेंट, ऊँट, क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान में क्या होता है स्टूडेंट, पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसीलिए ऊँट कैसा सांद्रित पेशाब करता है। यही स्टूडेंट इसका राइट आंसर था। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। चलते हैं स्टूडेंट, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो कृपया शेयर कर देना, लाइक कर देना और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।